गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अगले वीडियो में पढ़ लिया था कार्बनिक यौगिक के बारे में। कार्बनिक यौगिक में हमने आपको बता दिया था कि कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक की परिभाषा क्या होती है। कार्बनिक यौगिकों को जब हमने डिवाइड किया था तो कार्बनिक यौगिक दो भागों में बांटे गए थे। पहला था आपका एक खुली श्रृंखला और दूसरा था आपका एक बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला के बारे में हमने पूरा डिटेल पढ़ लिया है। अब हम आज के वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं बंद श्रृंखला के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग दीजिएगा आप अपना बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला या चक्रीय कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन। बंद श्रृंखला या चक्रीय कार्बनिक यौगिक, जिसको हम कहते हैं क्लोज्ड चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। बंद श्रृंखला चक्रीय या चक्रीय कार्बनिक यौगिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम क्लोज्ड चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। किसको कहते हैं ये? ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु या अन्य परमाणु, यहाँ पे अब देखिए अन्य परमाणु भी आ जाएंगे, या अन्य परमाणु एक बंद श्रृंखला, एक बंद श्रृंखला या चक्र में जुड़े रहते हैं, चक्र में जुड़े होते हैं, बंद श्रृंखला यौगिक या चक्रीय कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब चक्रीय यौगिकों को भी डिवाइड करेंगे तो चक्रीय यौगिक भी दो भागों में डिवाइड होगा, जिसके बारे में हमने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया है। चक्रीय यौगिक को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला भाग आपका है, इसमें चक्रीय यौगिक को जब डिवाइड करेंगे तो चक्रीय यौगिक भी दो भागों में डिवाइड होता है। एक आपका है आपका समचक्रीय, समचक्रीय, और दूसरा है आपका विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक या विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, तो ये आपके दो हो गए। अब समचक्रीय यौगिक किसको कहते हैं और विषम चक्रीय यौगिक किसको कहते हैं, दोनों नोट कर लिया। मिला देना। इसमें से अब एक हेडिंग ले लेते हैं हम, समचक्रीय यौगिक। पहला है आपका समचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक जिसको हम कहते हैं आपका होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड।
लिख लिया इसको? वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन श्रृंखला के अंतिम सिरे, श्रृंखला के अंतिम सिरे वाले कार्बन परमाणु, अंतिम सिरे वाले कार्बन परमाणु से, कार्बन परमाणु से आपस में जुड़ा रहता है, आपस में जुड़ा रहता है या जुड़े रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? आपस में जुड़े रहते हैं। आपस में, ऐसा कीजिएगा, आपस में जुड़कर लिख लीजिएगा, आपस में जुड़कर एक बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला बनाते हैं। उन्हीं को हम समचक्री यौगिक कहते हैं। ठीक है, समचक्री और विषम चक्री में अंतर क्या है? समचक्री में हम पढ़ रहे हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन श्रृंखला के अंतिम सिरे वाले कार्बन परमाणु से आपस में जुड़कर एक बंद श्रृंखला बनाते हैं। जो आपका समचक्री होता है, समचक्री में सिर्फ कार्बन ही कार्बन से जुड़ेगा, इसमें कोई और दूसरा परमाणु नहीं ले सकते। देखिए, जैसे हमने पढ़ा बंद श्रृंखला, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु या अन्य परमाणु एक बंद श्रृंखला या चक्र में जुड़े होते हैं, चक्री। अब देखिए यहाँ पे अन्य परमाणु की भी बात आ रही है, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन भी ले सकते हैं और भी कुछ तत्व हैं उनको भी ले सकते हैं। लेकिन ये अब इसमें जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो समचक्री वो होगा, समचक्री में जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन होगा, और विषम चक्री वो होगा जिसमें कार्बन के अलावा कोई और परमाणु ले लेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा? विषम चक्री कहलाएगा। समझिएगा इसको। अब समचक्री को जब डिवाइड करेंगे तो समचक्री भी आपका दो भागों में डिवाइड होता है, एक आपका होता है एरोमेटिक और दूसरा होता है आपका, तो हम एक के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। समचक्री को भी जब डिवाइड करेंगे तो समचक्री भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक आपका होगा एरोमेटिक और दूसरा होगा आपका एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसकी परिभाषा समझे, अभी देखिए सबका अंतर क्लियर कर देंगे। ऐसे समचक्रीय यौगिक, ऐसे समचक्रीय यौगिक, तो समचक्री तो पहले होना चाहिए, कोई एरोमेटिक होगा तो क्या होना चाहिए? वो समचक्रीय। और समचक्रीय में हमने बता दिया कि सिर्फ कार्बन का ही चक्र बनेगा तो समचक्री कहलाएगा, और कार्बन के अलावा कोई दूसरा तत्व आ गया तो वो आपका विषम चक्रीय हो जाएगा। ऐसे समचक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम, जिनमें कम से कम 6 परमाणु, कम से कम 6 परमाणु कार्बन के होने चाहिए, कम से कम 6 कार्बन परमाणु, कम से कम 6 कार्बन परमाणु की एक बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला उपस्थित हो, उपस्थित हो, उन्हें आपका क्या कहते हैं? हम एरोमेटिक
कंपाउंड कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। अरे इस एरोमा का मतलब समझ लीजिएगा, एरोमा का मतलब होता है आपका, यहां पे जो आपका ये वर्ड आ रहा है एरोमा, ये एरोमा का मतलब क्या होगा आपका, एरोमा मीन्स होता है सुगंध। मतलब कोई भी समचक्रीय यौगिक होगा तो उससे हमको सुगंध जरूर मिलेगा। यह आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से यौगिक होते हैं जिनमें से सुगंध मिलता है, ऐसे कौन से कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें हमको सुगंध मिलता है। तो सुगंध किस कार्बनिक यौगिक से मिलता है, एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं उन्हीं से हमको सुगंध मिलता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण समझने के लिए हम थोड़ा ऊपर साफ कर लेते हैं। तो क्लियर, लिख लिया इसको आपने? देखिए, ऐसे समचक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम 6 परमाणु। अब इसको समझिए, 6 परमाणु कहने का मतलब क्या कह रहा है, कम से कम। जैसे हमने यहाँ पे एक सी दे दिया, दूसरा भी एक सी यहाँ, तीसरा सी यहाँ, एक सी यहाँ है और एक सी यहाँ पे और एक सी यहाँ पे, एक सी यहाँ। तो ये आपके 6 कार्बन बन रहे हैं, बन रहे हैं ना 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना। कम से कम 6 कार्बन होने चाहिए। 6 से कम कार्बन होंगे तो वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो ही नहीं सकता, कम से कम 6। तो अब यहाँ पे हम इसके बंध को पूरा करते हैं। देखिए, इसके पास एक बंध, 2 बंध, 2 ही बंध हो रहा है ना, तो हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसको हम क्या करें, अगर यहाँ पे एक हम डबल बॉन्ड कर दें, एक यहाँ पे हम डबल बॉन्ड कर दें, तो ये आपका यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दें। तो देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन के पास 4 हो गए, होगा कि नहीं हो गए। और देखिए इस कार्बन के पास 1 2 3 है, एक और चाहिए, तो इधर एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, हो गया 4। 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, 4 बंद हुए ना। अब उसके बाद इधर की तरफ देखेंगे तो एक बंद है, अगर एक हाइड्रोजन लगा भी देते तो 1 2 3 ही हो रहा है। एक यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे तो ये क्या हो गया आपका, 4 हो गया। अब इसको भी देखें तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन ऊपर लगा दिया तो ये आपका 4 हो गया ना। अब इसी तरीके से एक हाइड्रोजन इस पे लगा दे और एक हाइड्रोजन इस पे लगा दे, तो ये कितने बंद बन रहे हैं, 1 2 3, और यहाँ भी बन रहा है 1 2 3। अगर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कर देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक समचक्रीय यौगिक बन जा रहा, बन गया ना। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 और 4, 4 बंद है ना। कार्बन को हमेशा अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए कम से कम 4 बंध चाहिए होता है, तो बन गया नहीं आपका। और हाइड्रोजन को एक बंध की जरूरत होती है, हाइड्रोजन हमेशा एक बंध, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, तो आपका क्या बन जाता है, ये आपका हाइड्रोजन की संयोजकता जो होती है वो पूरी हो जाती है। और इसको कहते क्या है, अगर हम इसको काउंट करेंगे, देखिए सी, अगर इसको काउंट कर ले तो कार्बन कितना है और हाइड्रोजन भी 6 है। जब C6H6 हो तो इसको कहते हैं हम बेंजीन। क्या कहते हैं, C6H6 हो तो इसको कहते हैं हम क्या, बेंजीन। और इसके कुछ एग्जाम्पल बता दें, एक और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, टॉलुइन जिसको कहते हैं हम। टॉलुइन। अब देखिए हमने बता दिया है कि कार्बन के जब 6 परमाणु होंगे तभी आपका एरोमेटिक होगा, जैसे ही 6 से कम हुआ एरोमेटिक वो नहीं होगा। अब देखिए इसको टॉलुइन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ तो आपका हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, लेकिन ऊपर की तरफ हम क्या लगा देते हैं, CH3। तो अब यहाँ पे कार्बन कितना हो गया, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको हम कहते हैं क्या, टॉलुइन। क्या कहते हैं, टॉलुइन। अगर इसको लिखना चाहें तो C7 और H कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 और 3, टॉलुइन इसको कहते हैं।
लिख लीजिए थोड़ा तेजी से। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं एलिसाइक्लिक किसको कहते हैं। ये नोट कर लिया है? इसे भी नोट कर लिया है? इसका दूसरा भाग पढ़ लेते हैं। दूसरा भाग हमने जिसको बताया अभी क्या था आपका, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड किसको कहते हैं? ऐसे समचक्रीय यौगिक जो बंद श्रृंखला तो बनाएं लेकिन इसमें कार्बन कितने हों? कार्बन 6 से कम हो। जब कार्बन 6 से कम होंगे तब क्या कहलाएंगे? आपके एलिसाइक्लिक कहलाएंगे। लिख लीजिए, ऐसे समचक्रीय यौगिक, ऐसे समचक्रीय यौगिक जो बंद श्रृंखला, ऐसे समचक्रीय यौगिक जो बंद श्रृंखला वाले यौगिक जैसा व्यवहार करें परंतु उनमें कार्बन की संख्या 6 से कम होती है। बंद श्रृंखला की तरह काम करे और इनमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 6 से कम होती है, ठीक है। परंतु लिखिए, तथा लिख लीजिए, तथा उनमें कार्बन की संख्या 6 से कम होती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख ले। जैसे अभी हम 6 तो बना लिया, अब हम जानते हैं कि कभी भी बंद श्रृंखला कैसे बन सकती है। अगर हम एक ट्रायंगल बना ले तब भी तो बंद श्रृंखला बन गई। ये भी तो एक बंद श्रृंखला है ना? बंद श्रृंखला, ये भी तो एक आपकी बंद श्रृंखला है कि नहीं? अगर ट्रायंगल बना दिए तब भी आपकी बंद श्रृंखला ना। तो ये जब ट्रायंगल बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, तब ये आपके क्या कहलाएंगे? एलिसाइक्लिक कहलाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके 6 के ऊपर गए, 5 के ऊपर गए, 6 कार्बन हुआ, तब आपका क्या चला जाएगा? आपका एरोमेटिक में चला जाएगा। अब समझ में आया? एरोमेटिक किसको कहते हैं? एलिसाइक्लिक किसको कहते हैं? एलिसाइक्लिक 6 से कम कार्बन होंगे और बंद श्रृंखला बनेगी तब आपके क्या कहलाएंगे? एलिसाइक्लिक। और जब बंद श्रृंखला बने और कार्बन 6 हो तब क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। एरोमेटिक की एक खासियत और होती है, वो हमेशा जहां भी रहेंगे आपका सुगंध देते रहेंगे, कुछ ना कुछ उसमें से सुगंध निकलती रहेगी, ठीक है। अब देखिए, इसकी हम संयोजकता पूरी करते हैं तो एक बंद, 2 बंद, यहां पे अगर हाइड्रोजन 2 दे दे तो पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां पे भी 2 हाइड्रोजन दे दे तो पूरा हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे पूरा हो जाएगा? देखिए, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, तो 1 2 3 4 बंद हो गया। इसी को हम यहां पे डायरेक्ट CH2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये आपका, ये भी आपका हो गया CH2, ठीक है। CH2 CH2 CH2, ठीक है। ये लिख सकते हैं, इसको उल्टा भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। ये आपका हो गया। जब इसको पढ़ेंगे ना तो इसमें कार्बन कितने हैं? 3। और हमने बताया था जब कार्बन 3 होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और ये एलिसाइक्लिक है तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम होगा? साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये आपका हो गया साइक्लोप्रोपेन। अब इसी तरीके से अगर हम क्या करें, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और यहाँ पे आपका एक चौथा कार्बन, 4 कार्बन का हम क्या बना दे? एक रेक्टेंगल शेप बना दे, तो ये आपका क्या कहलाएगा?
ये आपका क्या कहलाएगा। अब इसकी भी हम संयोजकता पूरी कर दे तो यहाँ H2 लगा दे, यहाँ H2 लगा दे, यहाँ भी H2 लगा दे और यहाँ भी H2 लगा दे, तो इसकी पूरी संयोजकता क्या हो गई, पूरी हो गई ना। अब इसका नाम अगर बोलेंगे तो इसका नाम होगा आपका साइक्लोब्यूटेन। क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन। मतलब इसमें जितने भी यौगिक आएंगे उनके आगे हम क्या कर देंगे, साइक्लो लगा देंगे। और आपका प्रोपेन ब्यूटेन, जितने कार्बन होंगे उतना हम वहां पे उसका नाम लिख देंगे। ठीक है। अब इसमें एक और बन सकता है, अगर हम क्या कर दें, पेंट सी और एक सी यहाँ पे, एक सी यहाँ पे, एक सी है, 5 रख सकते हैं। 5 से ज़्यादा करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो 5 तो हम रख ही सकते हैं ना, तो 5 रख सकते हैं। देखिए एक H2 यहाँ रखते हैं, एक H2 यहाँ, एक H2 यहाँ, एक H2 यहाँ, एक H2 यहाँ और एक H2 आपका यहाँ। ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो, क्या होगा, साइक्लोपेंटेन। ठीक है। अब इसका नाम आपका हो गया साइक्लोपेंटेन। हमने बताया इसमें आपको जब भी इसका नाम लिखना होगा तो इसके आगे सिर्फ साइक्लो लगा देंगे और बाद बाकी जो आपने एल्केन पढ़ा हुआ है सेम वही आपका फंडा है यहाँ पे, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन। ठीक है। तो ये आपका एलिसाइक्लिक भी कंप्लीट हो गया। अब आपका बचा हुआ है विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक किसको कहते हैं, नोट कीजिएगा इसको। नोट हो गया। हमने पढ़ा चक्रीय में समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय में हमने पढ़ा 2, एक आपका एलिसाइक्लिक और एक आपका एरोमेटिक। अब हम पढ़ लेते हैं विषम चक्रीय जो हमारा बचा हुआ है। विषम चक्रीय को पढ़ लेंगे तो ये हमारा कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक का हम जो बेस है वो जान जाएंगे। और कार्बनिक यौगिक के ऊपर पूरी एक किताब बनी हुई है, तो इतना छोटा सा कार्बनिक यौगिक नहीं है, कार्बनिक यौगिक बहुत बड़ा सिलेबस है। तो हम ये आपको सिर्फ क्या बता रहे हैं, बेस। हाँ, जैसे ही ये सारे बेस कंप्लीट हो जाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की अलग अलग क्लास 20-20 मिनट, 25-25 मिनट का पर डे का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग अभी बेस मजबूत कीजिए। ये अभी हम बेस पढ़ा रहे हैं, 9th 10th 11th 12th सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। जितना भी वीडियो बनाएंगे उसमें आपको एक एक सिलेबस मिलता चला। और न्यूमेरिकल भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो न्यूमेरिकल भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक जिसको कहते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, विषम चक्रीय यौगिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसमें लिख लीजिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऐसे बंद श्रृंखला के का, ऐसे यहां पे लिख लीजिएगा, ऐसे बंद श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक, ऐसे बंद श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के अलावा, जिनमें कार्बन के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य विषम परमाणु, अन्य विषम परमाणु उपस्थित हो, उसे हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हम कार्बन के अलावा नाइट्रोजन यूज कर ले, ऑक्सीजन यूज कर ले। ठीक है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और आपका हम यहाँ पे क्या यूज कर ले, सल्फर यूज कर ले। तो ये आपके अगर बंद श्रृंखला में इससे जुड़े रहेंगे तो ये सब आपका क्या कहलाएगा, विषम चक्रीय यौगिक कहलाएगा। अब एक एक एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं। जैसे आप देखिए, ये सी
यहाँ भी सी आपका, यहाँ भी सी, और यहाँ की तरफ हमने यन लगा दिया। यहाँ की तरफ यन। अब देखिए यन, अब इसको कंप्लीट करेंगे, कैसे कंप्लीट होगा? अगर यहाँ पे एच लगा दें और यहाँ पे भी एच लगा दें, यहाँ भी एच और यहाँ भी एच, और इसको हमको क्या करना है? अब कंप्लीट करना है। तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, 1 2 3 4, इसका पूरा हुआ संयोजकता, एक हाइड्रोजन का बंध 2 3 और 4, इसका पूरा हुआ 1 2 3 और 4, है ना यहाँ पे एक बंध। उसी तरीके से इधर देख रहे हैं तो 1 2 3, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दे तो 4 हो गया, हो गया। अब इधर यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन की तरफ, तो नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन को भी यहाँ पे हम क्या कर दें? एक डबल बॉन्ड दे देंगे, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ नाइट्रोजन ना लिख के आप सल्फर लिखिएगा, एस एस लिख लिया। अब इसका नाम क्या होगा? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और हाइड्रोजन आपके पूरे, और ये सल्फर आपका पूरा। तो अब इसको कहेंगे क्या? इसका नाम जान लीजिएगा, इसको हम कहते हैं थायोफीन। थायोफीन कहते हैं इसको। ये सब आपके वर्ड हैं जो आपके हायर लेवल में पूछे जाते हैं, जानते रहिएगा। थायोफीन इसको कहते हैं। इसी तरीके से एक और समझ लेते हैं, जैसे सी सी, यहाँ पे भी सी और यहाँ पे भी सी, यहाँ पे हम अगर ऑक्सीजन दे दें, ओ दे दें, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? एक डबल बॉन्ड देंगे, यहाँ एच लगा देंगे, यहाँ एच लगा देंगे, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे। देखिए यहाँ भी, इसका भी पूरा हो गया। कैसे? 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, इसका भी पूरा 2 और 2 ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को हमेशा ऑक्सीजन की तरफ जब देखेंगे तो ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन इसको इतने पे ही कंप्लीट कर देता है, और इसको कहते हैं हम क्या? आपका फ्यूरान। क्या कहते हैं? फ्यूरान। हो गया? एक और एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। अब इसकी भी हमें संयोजकता पूरी करनी है, तो देखिए यहाँ पे 2, और यहाँ पे आपका 1 2 3 हो रहा है। यहाँ पे इसको पूरा करना है, हाइड्रोजन 1 लगा दे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 बना, इसका 1 2 3 ही बन रहा है ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे? एक डबल बॉन्ड और दे दें, तो 1 2 3 4, ये पूरा आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड दे दे तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके कुछ थोड़े से अलग इनका बनने का, इनका जो ये विषम चक्रीय इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये चक्र के जो नियम है उसको फॉलो नहीं करते हैं। इसको हम कहते हैं पीरिडीन। इसको कहते हैं हम पीरिडीन। बंध के लिए हम संयोजकता के लिए आप लोग के लिए एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा कंप्लीट संयोजकता कैसे बनाते हैं, बंध कैसे बनाते हैं, संयोजकता के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। जो बॉन्ड अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये बॉन्ड आपको लगेगा कि वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। हो गया? ये थोड़ा तेज नोट कीजिएगा। अब देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये जो आपके बन रहे हैं, इन सारे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं इनको समझ लीजिएगा। यौगिक को जो लिखते हैं ना, तो यौगिक को लिखने का 3 तरीका होता है। कौन कौन सा है? हम उन तीनों के बारे में बता देते हैं। यौगिकों का एक सूत्र होता है।
यौगिकों के सूत्र। यौगिकों के सूत्र होते हैं और ये 3 तरह के सूत्र होते हैं, तीनों आप जान लीजिए। पहला होता है अणुसूत्र। अणुसूत्र अणुसूत्र और दूसरा है आपका मूलानुपाती सूत्र, जो अभी आप बार बार देख रहे थे, मूलानुपाती सूत्र। और तीसरा होता है आपका संरचना सूत्र। इन तीनों का अंतर अगर आप समझ लेंगे तो आपको फिर सूत्र बनाने में यौगिकों के दिक्कत नहीं होगा। अणुसूत्र किसको कहते हैं? यौगिकों के अणु, यौगिकों में लिख लीजिएगा, यौगिकों में उपस्थित अणु की मात्रा, अणु की मात्रा या संख्या कर देते हैं, अणु की संख्या। यौगिकों में उपस्थित यौगिकों के अणु में उपस्थित, यौगिकों के अणु में उपस्थित। इसको थोड़ा सा सही करते हैं, नहीं तो सेंटेंस आपका पूरा प्रॉपर बन नहीं रहा। यौगिकों के अणु में उपस्थित तत्वों की संख्या, यौगिकों के अणु में उपस्थित तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? अणुसूत्र कहते हैं। अणुसूत्र कहते हैं। अब जैसे इसका अणुसूत्र समझिए, जैसे अभी हम यहाँ पे लिख दे क्या, C2H5OH है ना यहाँ पे, तो ये अणुसूत्र किसको कहते हैं? जैसे ये देखिए कार्बन में 2 O लगा हुआ है, हाइड्रोजन में 5 और O 1 है आपका, और हाइड्रोजन यहाँ पे 1। तो अब अगर हम इससे पूछे कि बताइए इसमें अणुओं की, तत्वों की संख्या कितनी है, तो कार्बन की 2 संख्या है, हाइड्रोजन की 5 और 1 ये मिला के 6, और ऑक्सीजन की 1। तो यहाँ इसको कहते क्या है? एथिल अल्कोहल। क्या कहते हैं? एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल। इसका ये आपका क्या है? अणुसूत्र C2H5OH, ये आपका क्या है? अणुसूत्र। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम जैसे देख ले C12H22O11, क्या है आपका? चीनी, और ये चीनी का क्या है? अणुसूत्र है। ठीक है, उसी तरीके से आप जानिएगा ग्लूकोज C6H12 और O6, ये भी आपका क्या है? ग्लूकोज C6H12O6, ये भी क्या है? इसका अणुसूत्र है। अणुसूत्र क्या करता है? तत्वों की संख्या को बताता है कि इसमें तत्व कितने उपस्थित है। यौगिकों के अणु में उपस्थित, देखिए यौगिक है ये, यौगिकों के अणु में कार्बन में कितनी संख्या है, कार्बन के तत्वों की संख्या कितनी है, जो बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अणुसूत्र कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? यौगिकों के अणु में उपस्थित तत्वों के अनुपात को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। यौगिकों के अणु में उपस्थित तत्वों के सरल अनुपात, यहां सरल कर लीजिए, तत्वों के सरल अनुपात को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अब अगर हम देखें C2H5OH है, यही है ना, C2H5OH है। अगर इसमें देखें अनुपात देखें तो कितने का अनुपात बन रहा है? अगर अनुपात देखेंगे तो कार्बन कितना है? C, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं C6H6 बेंजीन, अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात निकालेंगे तो कितना मिलेगा? CH।
1:1 का ही तो अनुपात बन रहा है यहाँ पे। कितने का अनुपात बन रहा है? 1:1, यही तो बन रहा है C6H6। अगर हम इसका मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे तो कितना होगा? CH, यही होगा ना। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिख ले, जैसे आपका क्या है, ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। अगर इसका हम मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? CH2O। कार्बन, अब इसको समझिए मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं। जैसे ये 6:6 हुआ, तो इस कभी भी अगर दोनों संख्याएं बराबर होती तो उसको 1:1 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 6:6 को हम 6/6 और 6/6 को 1/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? 6/6 कैंसिल होगा कि नहीं होगा? तो ये कैंसिल हुआ तो 1/1 बन गया। इनका अनुपात कितना? 1:1 का। इसी तरीके से अगर इसको लिखेंगे तो यहाँ पे अनुपात बनेगा 6:12:6, जिसको लिख सकते हैं 1:2:1। तो यहाँ CH2O बन गया। ठीक है, तो ये मूलानुपाती सूत्र कभी अगर आपसे पूछा जाएगा तो मूलानुपाती सूत्र इसी तरीके से निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया मूलानुपाती सूत्र। और उसके बाद है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र क्या कहते हैं? संरचना सूत्र क्या करता है? यौगिक के संरचना के बारे में बताता है कि यौगिक किस तरह की संरचना से बना है। यौगिक के संरचना के बारे में बताता है। यौगिक के संरचना के बारे में बताता है। यौगिक के संरचना के बारे में बताता है। अब जैसे देखिए, अगर हम संरचना की बात करें तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले ले एक H2O। H2O क्या है आपका? H2O, जिसको क्या कहते हैं? जल। अगर इसका संरचना देखेंगे ना तो संरचना इस तरह से बनता है, HO। ये क्या है? इसका संरचना सूत्र है। मतलब ये किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी को हम इसका क्या कहते हैं? संरचना सूत्र कहते हैं। जैसे अभी अगर हम ले लें CH4 का हमने आपको बताया है। CH4 का संरचना सूत्र कैसा होगा? C, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे। तो ये क्या है? संरचना सूत्र। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल ले ले C2H5OH, जिसको हम क्या कहते हैं? एथिल अल्कोहल, C2H5OH। अब इसकी संरचना सूत्र लिखेंगे तो CCO और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे भी आपका H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H। तो ये बन गया क्या आपका? C2H5OH। C2H5OH। ठीक है, तो ये आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और जो चीज़ें ना समझ में आए आप उसको पूछ सकते हैं। जय हिंद।